जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग ये जो है पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम लोग पोषण तंत्र के बारे में पढ़े हैं, ये जो हमारा पार्ट 2 वीडियो है, इसमें जो हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जितने भी जंतु होते हैं, जंतुओं में भोजन का पाचन के लिए विशेष अंग होता है, जिसे कि आहार नल कहा जाता है। यानी कि मनुष्य के जिस अंग के द्वारा, विशेष अंग के द्वारा पाचन होता है, उसको क्या कहते हैं? आहार नल कहा जाता है। ठीक है। आहार नल से संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचन तंत्र सक्रिय मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। यानी कि आहार नाल से संबंधित एवं पाचन ग्रंथियों से मिलकर हमारा क्या बनता है? ये जो बनता है हमारा पाचन तंत्र बनता है। एक्चुअल पाचन तंत्र होता क्या है? जैसे कि हम भोजन मुख से करते हैं, मुख में जो होता है हमारा लार होता है, भोजन को नरम बनाता है। दांत का कार्य कूटने के पश्चात ग्रास नली से होते हुए क्या हो जाता है? अग्नाशय में जाता है, अग्नाशय के बाद पकवासा में जाता है, पकवासा से छोटी आंत में, बड़ी आंत में, इस तरह से करके जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद जो है आहार नल, यह एक कुंडली की रचना होती है, जिसकी लंबाई करीब लगभग 8 से 10 मीटर होती है। ये जो है हमारा एक यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये जो है इसकी लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है। यह मुख गुहा से होकर मल द्वार तक, यानी कि यहाँ से लेकर, यानी कि मुंह से लेकर यहाँ तक, मल द्वार तक, यहाँ से मल निकलता है, मल मूत्र निकलता है, वहाँ तक यह आहार नल फैला रहता है। उसके बाद मुख गुहा का आहार नल का पहला भाग ऊपरी तथा निचले भाग को जबड़े से घिरा होता है। यानी कि ऊपरी भाग जो होता है आहार नल का पहला भाग जो होता है ऊपरी, और निचले भाग जो होता है जबड़ा से यहाँ पर क्या है? धंसी रहती है। मुख गुहा का जीभ और दांत होते हैं। मुख गुहा पे क्या होती है हमारी, यानी मुख में जो होती है हमारे दांत भी होता है और जीभ भी होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितना जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियों से निकलने वाले प्रमुख एंजाइम को टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। यानी कि मुख इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यानी कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। उस तरह से पूछ सकता है। एक कमेंट आया कि सर इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। ये जो हमारा यानी कि 2027 के लिए क्या है, 2027 के लिए जो है हम लोग एक परिवर्तन बैच, कौन सा परिवर्तन बैच जो है, ये जो है यूट्यूब पर हमारा फ्री मिलेगा। ठीक है, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और अपने आप से भी नोट्स बना सकते हैं। यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो की 1 बार 2 बार करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता नहीं, कि जब भोजन करते हैं तो मुख में से ही शुरू हो जाता है। कैसे कि हमारा दांत जो उस भोजन को कूचता है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जीभ के ऊपरी भाग की सतह पर कई छोटे छोटे अंकुरित होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिका कहा जाता है। हमारे जीभ में छोटा जो होता है, एक जो होता है छोटे छोटे अंकुरित होता है। अंकुरित मतलब जैसे बीज जैसे निकला रहता है, उसी को स्वाद नलिका क्या कहा जाता है? स्वाद नलिका कहा जाता है। इन स्वाद नलिकाओं के द्वारा भोजन के स्वाद का मीठा, खारा और खट्टा और कड़वा का आदि का ज्ञान होता है। यानी कि यही स्वाद नलिका से हमको खाटा की पहचान होता है, मीठा की पहचान होता है, तीखा की पहचान होती है। यही जो है इसी से हमारा पहचान होती है। देखो इधर दांत के बारे में जानकारी क्या है? दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा रहता है उसे जड़ कहा जाता है। यानी कि जो हमारा दांत है जो मांस के अंदर धंसा हुआ है उसको मसूड़ा कहा जाता है। तो ऊपरी भाग को सिरा या शिखर कहा जाता है। ठीक है, जड़ या शिखर कहा जाता है। बीच के जो भाग को जीवा या गर्दन कहा जाता है। ये जो है इसकी बीच के भाग को क्या कहते हैं? जीवा या गर्दन कहा जाता है।
प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है, यानी कि मसूड़ी के अंदर मज्जा गुहा होता है। उसके ऊपर करादनित स्थित या डेंटाइन होता है जो दांत के अधिकांश भागों को तैयार करता है। यही जो कौन सा भाग, ये दांत के अधिकांश भागों को तैयार करता है। करा यह हड्डियों से अधिक करा मजबूत होता है। ये हड्डी से भी क्या होता है, मजबूत होता है। ये पीले रंग का होता है, ठीक है। जैसे डेंट्राइन का ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है, यानी कि दांत की ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। उसके ऊपर जो एक परत होती है उसी को कहा जाता है डेंट्राइन। आगे जो है मानव शरीर की सबसे कठोर भाग यानी कठोर दांत को इनामेल कहा जाता है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करती है। दांत का क्या कार्य है, भोजन को काटना और चबाने का कार्य कौन करता है, हमारे दांत। वयस्क मनुष्य में जो 32 को दांत होता है, यानी कि एक बुजुर्ग यानी जब वयस्क में होता है बड़ा आदमी में लगभग नहीं 32 ही होता है। दांत जो होता है हमारे 4 प्रकार के, कितना प्रकार के दांत होता है, 4 प्रकार के। एक होता है कृदंत दांत, उसको इंजाइरर कहा जाता है। एक होता भेदक दांत या कैनाई कहा जाता है। अग्रचौड़क यानी कि या प्रीमेलोरर कहा जाता है। उसके बाद अग्रचौड़क या मोलर कहा जाता है। जैसे कि हमारे दांत है यहाँ पर फाड़ने वाला होता है, उसके जस्ट बगल में भेदक होता है, उसके यानी कि चबाने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद अग्रचौड़क सबसे लास्ट वाले भाग जो होता है उसको चौड़क कहा जाता है। अब जो है हमारा पढ़ रहे हैं तो विस्तार पूर्वक पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दांतों की अम्लीयता बढ़ जाने के कारण दांतें खराब हो जाती है, दांत का क्षय होने लगता है या दंत क्षय यानी दांत जो होता है नहीं होता है, झड़ जाता है। आप देखते होंगे कि अक्सर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी दांतें क्या होती है, झड़ जाती है। ग्रासनी मुख गुहा का पिछला भाग को ग्रासनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं। पहले को निगल द्वार कहा जाता है, जो आहार नल के आगे रहता है उसी को निगल द्वार कहा जाता है। ग्रासनी भी कहा जाता है। ग्रासनी ये खुला द्वार होता है। 2 में कंठ द्वार यहाँ से होता है, कंठ द्वार ये जो होता है श्वास नलिका में खुलता है, यानी श्वास नलिका से ही खुलता है। इसको कंठ द्वार एवं निगल द्वार के बीच एक पट्टी जैसी रचना होती है, जैसे कि एपिलॉटिक्स कहा जाता है। मनुष्य जब भोजन करता है, मनुष्य क्या करता है, जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार से ढक जाता है, यानी कि जब भोजन करता है तो कंठ द्वार से ढक जाएगा, जिसे श्वास नली में यह नहीं जा पाता है। यानी कि मानो कि हमारा इधर ये साइड फेफड़ा है, फिर इस साइड फेफड़ा है, ये जो है श्वास नलिका का अगर भोजन इधर जा रहा है, अगर ये द्वार नहीं बंद होगा तो क्या होगा, भोजन इधर चल जाएगा। अगर भोजन चल जाएगा तो हिचकी आएगा, आम बात है। उसके बाद जो है मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निकल कर यानी कि निगल द्वार के द्वारा नली से पहुंच जाता है। ग्रासनी से होते हुए यह भोजन के आमाशय में जाता है। यह पहुंचता है ग्रास नली से में, आमाशय से पाचन नहीं होता है तो उसके बाद वो किसको भेजता है, ये जो है हमारा आमाशय है। ये जो है डायग्राम जो है आमाशय, सिंपल से समझिए। जैसे कि हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले मुख में लेते हैं। मुख जो होता है हमारे दांत जो होता है उसको कुचने का कार्य करता है, और जो है लार यानी कि उत्पन्न करता है। लार उत्पन्न होने के बाद ये जो है भोजन को नरम बनाता है। नरम बनाने के बाद यहाँ से निकलते हैं। निकलने के पश्चात कहा जाता है अग्नाशय में। अग्नाशय में जो भोजन का पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो अमाशय में जो होता है एंजाइम होता है। एंजाइम होने के पश्चात ये जो
उसके बाद ये पकवासे में भेजता है, पकवासे के बाद छोटिया से हो जाता है, छोटिया से बड़ी आंत में, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है मल मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। यही जो है क्या है, उसी में थोड़ा सा डिटेल्स के बारे में इसमें डिटेल्स से पढ़ रहे हैं लोग। कह रहा यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। आप देख सकते हैं जिसका चौड़ी थैली चला उदर गुहा के बाईं ओर शुरू होकर कर अनुप्रस्थ दिशा में फैल जाती है। अनुप्रस्थ दिशा में, ये दिशा में फैल जाती है, ये वाला दिशा में। उसके बाद जो है अमाशय का अग्रभाग कार्डियक्ट तथा पिछले भाग को पाइलोरिक भाग कहा जाता है। पहला भाग को कार्डियक्ट कहा जाता है और दूसरा का यानी पिछले भाग को पाइलोरिक कहा जाता है। उसके बाद है जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ ले रहे हैं। ये जो है अगर आपको इसको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ये जो है 2 बार करके 3 बार करके देखिए, एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादातर समझ में आएगा। अगर ये चाहते हैं अगर फिर अब नोट्स पाने के लिए तो आप हमारे यानी कि परिवर्तन बैच से जुड़ जाए, ठीक है। वहाँ पर यानी कि टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप चैनल पर जो होता है ये फिर अब पोस्ट PDF मिल जाएगा। कह रहा जठर ग्रंथियों की कोशिकाओं के 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि जठर ग्रंथियों कोशिका 3 प्रकार के होते हैं। कह रहा सेलम या मेलुकस कोशिका होता है। उसके बाद भित्ति या अम्लजन कोशिका होता है। उसके बाद होता है मुख गुहा यहाँ जाइमोलिन कोशिका होता है। उसके बाद होता है 3 गो ये हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है। उसके बाद यह तीनों प्रकार की कोशिकाओं का स्रोत सम्मिलित रूप से जठर रस में कहा जाता है। यानी कि जो भी तीनों मिलकर कोशिका का स्राव करती है, सम्मिलित करती है, उसी को कहा जाता है जठर रस, ठीक है। जठर रस कहा जाता है। जठर रस कार्बोहाइड्रोलिक यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कि म्यूकल्स या सेलमा यानी कि सलेमा जो है निष्क्रिय यह पेप्सिनोनेज होता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिका में होता है। यह कोशिका के द्वारा होता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय करता है, पेप्सिन को एंजाइम के बदलता है। यह पेप्सिन भोजन के प्रोटीन का कार्य करता है। पेप्सिन जो क्या होता है, यह प्रोटीन का कार्य करता है। उसे पेप्स्ट्रोन कहा जाता में बदल देता है। उसके बाद होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु नाशक की तरह कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक जो हम भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात उसमें बहुत सारा जीवाणु चले जाते हैं भोजन के माध्यम से। उस जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये जो क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। ये जितने भी बैक्टीरिया है सबको नष्ट करने का कार्य कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद जो है मस्क्यूकस कोशिका में होता है। मस्क्यूकस अमाशय की दीवार जो जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षा रखता है, यानी कि जो है सुरक्षा प्रदान करता है। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 से 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। यानी कि अमाशय में जो होता है मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर, 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव होने के कारण, जिसके कारण उनकी दीवारें को सुरक्षित रखने के लिए म्यूकस स्राव घट जाता है।
जो मर्क्यूरी का स्राव क्या होता है, घट जाता है। जब उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसका मर्क्यूसस जो होता है वो घट जाता है। ऐसे स्थिति में अमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर पर कहीं करा गोलाकार होता है, करा अंधकार होता है अंधकार की ओर, तथा धंसा हुआ रहता है, घाव निकला रहता है। करा ऐसा स्राव अल्सर घाव या पेप्टिन अल्सर्स के कहलाता है। यानी कि ऐसे स्थिति, जैसे कि इस तरह समझिए कि अम्ल जो होता है आंतरिक दीवारों में जब उसमें अंदर गोलाकार हो जाता है, अंडाकार हो जाता है, या उसमें थोड़ा घाव जैसा निकल जाता है, ये किन अमाशय में किसके स्राव के कारण, मर्क्यूसन के स्राव के कारण। इसके बाद जो है वैसा व्यक्ति जो लंबे समय तक बिना भोजन किए अर्थात भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर्स होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि लंबे समय तक भूखे रह जाने पर पेप्टिक्स जो होता है अल्सर्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन होता है। अमाशय में क्या इसका पाचन होता है, वसा के भी पाचन आरंभ हो जाता है। यह वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेस के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेस वसा का अम्ल तथा गिल्स रोल्स में बदल देता है। उसके बाद जो है अमाशय में भोजन का स्वरूप गड्ढे या लेई के रूप में हो जाता है, और लेई के रूप में होने के पश्चात जो है यानी कि उत्सर्जन द्वार से होकर बाहर निकल जाता है। काइम अमाशय में पाइलोरिक छिद्र एवं छोटे छोटे छिद्र होता है में पहुंच जाता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है छोटी आंत। छोटी आंत आहार नल की सबसे लंबी भाग जो होती है, छोटा रहेगा लेकिन जो यानी कि सबसे छोटी आंत कहने का मतलब ये पतला पतला रहता है, ढेर रहता है, बहुत लंबा रहता है। इसका यह बेलनाकार रचना होती है। आहार नल के इस भाग में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। यानी कि पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो हमारा छोटी आंत में। पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो हमारी छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। यानी कि छोटी आंत की लंबाई कितना मीटर होती है, तो 6 मीटर होती है, और चौड़ाई जो होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। यानी कि भिन्न जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। यानी कि अलग अलग जंतुओं में, जीव जंतुओं में अलग अलग लंबाई होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। जितने भी शाकाहारी जीव है उसमें जो है यानी कि छोटी आंत की लंबाई बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ताकि सेल्यूलोस का पाचन ठीक से हो सके। मांसाहारी भोजन का पाचन की अपेक्षा सरल होता है, यानी कम होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत जो होती है कम होती है। यह छोटी आंत जो 3 तरह का होती है। पराग्रासनी यानी कि जेरुनम तथा इलियम में बांटा जाता है। जेलुलम और इलियम में बांटा जाता है। उसके बाद जो है पाइलोरिक भाग का ठीक बाद से